नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ। दुनिया की सबसे डरावनी चीखें वो होती है जो सुनाई नहीं देती। एक ऐसा हादसा जहां जिंदगी बर्फ में जम गई और मौत धीरे धीरे करीब आती गई, पर फिर भी कुछ लोगों ने उसे मात दे दी। पर कैसे? एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे व्यूअर्स में से सिर्फ 0.1% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। साथ ही साथ ऐसा ही कंटेंट लेकर आने की हमें मोटिवेशन मिलेगी। सो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तारीख थी 12 अक्टूबर 1972। ओल्ड क्रिश्चियंस रग्बी टीम के खिलाड़ी, कोच, दोस्त और परिवार के कुछ सदस्य, कुल मिलाकर 45 लोग ऑन बोर्डेड थे उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 में और जा रहे थे चिले एक मैच खेलने। ये सिर्फ एक मैच था, एक ऐसा मैच जिससे वो सिर्फ सुकून के लिए अपने दोस्तों और परिवारों के साथ खेलने वाले थे। ये सिर्फ मैच नहीं, एक प्यारा सा वेकेशन था। 13 अक्टूबर 1972 मौसम खराब हो गया। पायलट को लगा कि वो एंडिस पार कर चुके, जबकि ऐसा नहीं था। प्लेन ने एक बर्फीली चोटी से टक्कर मार दी और दो हिस्सों में बंट गया। एक टुकड़ा पहाड़ के ढलान से फिसला और दूसरे हिस्से के साथ लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रुक गया। 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें पायलट जूलियो फराडिस भी थे। को पायलट डेंटल अग्वेरा घायल होकर बाद में मरे। योगिना नैंडो की मां भी मर गई। किसी के पैर नहीं बचे, किसी का सर फट गया। लेकिन जो बचे, उन्हें पता नहीं था कि असली नरक तो अब शुरू होना था। बर्फ के बीच 33 लोग अब भी बचे हुए थे और अब शुरू हुआ था उनका असली संघर्ष। यहाँ तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। कोई गर्म कपड़ा नहीं था, क्योंकि सामान जहाँ था, प्लेन का वो हिस्सा तो बहुत दूर कहीं जा गिरा था। खाने के लिए केवल कुछ चॉकलेट्स के टुकड़े और वाइन की बोतलें थी। रेडियो खराब हो चुका था, कोई संपर्क बाहर नहीं हो पाता। चारों ओर बर्फ और शव। क्या कोई आएगा हमें लेने? 5 दिन हो गए हैं और अब भी कोई नहीं आया। क्या करें, यही सोचते हुए उनके दिन कटते रहे। 18 अक्टूबर, अब तक 6 दिन बीत चुके थे। रेडियो को तोड़ मरोड़ कर किसी तरह इतना काबिल बनाया गया कि कम से कम न्यूज सुनी जा सके। बहुत सारे फ्लाइट्स आ रहे थे, ढूंढ रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे थे, पर मौसम इतना खराब था कि किसी को कोई कुछ नहीं मिला। और लोग ये सोचने लगे कि जिस इलाके में ये विमान गिरा है, वहां पर इतनी बर्फ में अगर प्लेन मिल भी जाए तो हम किसी को बचा नहीं पाएंगे। सब लोग इतनी ठंड में कैसे रहे होंगे? क्या कोई इस बर्फ से जिंदा निकल पाएगा? यही सब कुछ सोचकर सर्च ऑपरेशन चलता तो रहा, बस फॉर्मेलिटी के लिए। 18 अक्टूबर, 6वें दिन, रेडियो में सुनाई दिया कि रेस्क्यू ऑपरेशन हैज बीन सस्पेंडेड एज एवरीवन इज प्रेज्यूम्ड डेड। मतलब अब ये उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी कि कोई हमें लेने आएगा। अब हम हैं। बस यही सोचकर वहां निराश बैठकर बचे हुए लोग सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। अब इस हादसे को 8-9 दिन हो चुके थे। थोड़ा सा जितना भी खाना उनके पास बचा हुआ था, वो बिल्कुल इतना खाते, आपस में बांट के कि वो जिंदा रह पाए। चॉकलेट का छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी वाइन की घूंट मारकर इन्होंने अपने दिन काटे।
भूख अब जान लेने लगी थी। धीरे धीरे लोग भूख से अपनी जान गंवा रहे थे। शरीर कांप रहे थे। इतनी ठंड में ना बदन ढकने को कपड़ा था, ना खाने को कोई और चीज। इतनी ठंड थी कि बाहर पानी और बाकी कोई भी चीज मिलना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था। बहुत मुश्किल से कहीं से यहाँ वहां थोड़ा बहुत बर्फ पिघलाकर उसी को इन लोगों ने पानी की तरफ दिया। तब नैडो पराडो, केनासा और दो और लोगों ने मिलकर फैसला किया कि हम मृत साथियों का मांस खाएंगे, ताकि हम एटलीस्ट इतना कर पाए कि किसी और रास्ते तक पहुंचने तक अपने आप को संभाल पाए। आपस में लोग ये बात करने लगे और आपस में उन्होंने एक दूसरे को ये अप्रूवल दिया कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा मांस खा लेना, मैं खुश रहूंगा अगर तुम बच जाओ। ऐसे करते करते 10-15 दिन बीत गए। धीरे धीरे सभी सर्वाइवर्स इन सब चीजों में बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। अभी तक जो लोग हेजिटेंट थे अपने दोस्तों की बॉडी के टुकड़े करके खाने में, वो लोग भी अब इन सब चीजों में शामिल होने लगे। परेशान लोग ये सोचते रहे कि जिनके साथ हम वेकेशन मनाने जा रहे थे, जो हमारे दोस्त थे, वो अब हमारा भोजन बन चुके थे। 29 अक्टूबर का दिन आया। 17 दिन हो चुके थे। एक बहुत तेज आंधी के साथ प्लेन के मलबे में बचे हुए लोग भी दब गए। 8 लोग और इस जंग से हार गए। लोग चिल्ला रहे हैं। बर्फ में दबे हुए लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर मौत ऊपर से आई और नीचे से भी। इसी बीच पराडो और कैनेसा तय करते हैं कि अब बाहर जाकर ही हमें मदद लानी होगी। आपस में जितना भी थोड़ा बहुत खाना बच पाया इकट्ठा किया और टुकड़ों से स्लीपिंग बैग बनाते हुए कुछ सूखा मांस जमा करते हैं और चल पड़ते हैं। सूरज की रोशनी में दूर तक पहाड़ और 2 छोटे छोटे लोग चलते हुए बर्फ में दिखाई भी नहीं देते। अगर मैं नहीं लौटा तो बता देना कि मैंने कोशिश की थी। हम 2 हैं, पर अगर हम 2 सफल हो पाए तो हमारे पीछे 14 जानें बच जाएंगी। ये सोचकर दोनों इस मुश्किल रास्ते पर चल पड़े। न शरीर में जान थी, न खाने को खाना, न बदन पर गर्म कपड़े और न ही कोई आशा की किरण। बस एक छोटा सा निश्चय लिया और चल पड़े। 10 दिनों तक थोड़ा थोड़ा करके वो दोनों पहाड़ चढ़ते रहे। तेज धूप, बर्फ, भूख, थकान, इन सब से लड़कर पराडो ने रास्ते में अपने मरे हुए परिवार को याद किया। कैनेसा घुटनों के बल गिरता और बार बार उठकर आगे चलते बढ़ता। ऐसे करते करते इन लोगों ने किसी तरह अपने रास्ते तक पहुंचने की कोशिश की। लगभग 10-11 दिन की कड़ी चढ़ाई करने के बाद वो दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें थोड़ी सी हरियाली और नदी दिखाई दी। उस नदी के आसपास उन्हें कुछ बिखरा हुआ खाने का सामान दिखाई दिया, जिससे उन लोगों को ये तसल्ली हो गई कि हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहां इंसान आते जाते हैं। ये सोचकर वो नदी के एक पार इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वहां एक इंसान आया जो घोड़े पर चल रहा था नदी के उस पार। इन्होंने उसे आवाज लगाने की कोशिश की, पर नदी इतनी लंबी थी कि उस घुड़सवार तक इनकी आवाज नहीं पहुंची। बहुत कोशिश करने के बाद उसने इन्हें देखा और ये समझने की कोशिश करी कि कुछ तो ये कहना चाहते हैं, पर उसे समझ नहीं आया। फिर उस घुड़सवार ने इशारा किया कि वो कल आएगा और तब तक ये इंतजार करे। अगले दिन पराडो और कैनेसा दोनों इंतजार करने लगे। रात में भी इन लोगों ने बारी बारी आराम किया ताकि वो घुड़सवार आए तो इनमें से कोई एक हमेशा अवेलेबल।
और अगले दिन वो घुड़सवार आया मदद के लिए। वो एक कागज और पेन लेकर आया। उस पर उसने लिखा कि आप क्या कहना चाहते हो, और उस कागज को पत्थर में लपेटकर कैनेसा और पराडो के पास फेंक दिया। जब उन्होंने ये पत्थर से लेटर निकाल के पढ़ा तो उन्हें समझ आया कि ये हमसे क्या जानना चाहता है। उन्होंने अपनी सारी बातें इस चिट्ठी में लिखकर दोबारा उसी पत्थर में बांधकर उसे उस घुड़सवार की ओर फेंक दिया। वो घुड़सवार सारी बात समझ गया और जाकर उसने सबको रेस्क्यू करने के लिए अपना काम शुरू किया। जैसे ही ये बात बाहर लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंची, लोग तुरंत हरकत में आ गए। पराडो और कैनेसा तक मदद पहुंचाई गई और उनकी मदद से बाकी 14 लोगों को भी जीवित निकाल लिया गया। मैं जो आखिरी याद करता हूँ वो है कोहरे में तेज थक्का, फिर अंधेरा, फिर दर्द। ये था नैंडो पराडो के कुछ वर्ड्स। 72 दिन बर्फ में मौत के मुंह में हर सांस को खींचते हुए जिया गया। बहुत सी जिंदगी चली गई पर 16 बच गई। इन 16 जिंदगियों ने दुनिया को बताया कि जब कोई उम्मीद नहीं बचती तब इंसान अपना भगवान खुद बनता है। उन लोगों ने वो किया जो सोचना भी पाप माना जाता है। उन्होंने अपने ही मरे हुए साथियों का मांस खाया मगर इंसानियत नहीं छोड़ी, क्योंकि अगर वो ये ना करते तो आज ये कहानी कभी नहीं जीती जा सकती थी। पराडो कहते हैं, उन्होंने अपनी माँ को खोया, अपनी बहन को खोया, लेकिन एक बात सीखी, मौत से लड़ना मुश्किल नहीं, सबसे मुश्किल है जिंदा रहकर उस दर्द को जीना। जब भी कोई पूछता है क्या वो सही था, मैं बस एक बात कहता, सही या गलत वो फैसला हमने जिंदा रहने के लिए, जिंदगी को फिर से देखने के लिए किया था। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, ये कहानी है इंसान की जो हर हाल में जीता है। भले ही बर्फ उसके चारों तरफ हो, पर दिल में एक लौ जलती रहती है, उम्मीद की। हम 45 थे, 16 लौटे और बाकी हमेशा हमारे अंदर जिंदा है। हमने मौत को देखा और फिर भी जिंदगी को चुना।